आठवें वेतन आयोग, ये नाम सुनते ही खासकर सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों के बीच एक अलग ही माहौल बन जाता है। हर तरफ बस इसी की चर्चा है। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं और समझते हैं कि अगर ये लागू होता है तो किसके लिए अच्छी खबर है और किसके लिए थोड़ी मुश्किल। देखिए, सवाल बहुत सीधा सा है। जब भी वेतन आयोग की सिफारिशें आती हैं तो असल में किसके बैंक अकाउंट में पैसा बढ़ता है और किसकी जेब पर बोझ बढ़ जाता है। क्योंकि सच तो ये है कि इसका असर सब पर एक जैसा बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की जिन्हें इसका सीधा सीधा फायदा मिलने वाला है। मतलब ये वो लोग हैं जिनके लिए वेतन आयोग बनाया ही जाता है। और अगर हम पिछले वेतन आयोगों का पैटर्न देखें तो ये बात एकदम साफ हो जाती है। जो भी फायदे होते हैं वो मुख्य रूप से केंद्र सरकार के अपने कर्मचारियों के लिए ही होते हैं। ये एक तरह का सिस्टम है जिससे सरकारी कर्मचारियों की सैलरी को वक्त के साथ एडजस्ट किया जाता है। तो ये कौन लोग हैं? देखिए, लिस्ट में सबसे ऊपर हैं केंद्र सरकार के कर्मचारी। फिर आते हैं हमारे रक्षाकर्मी, यानी हमारी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जवान। इसके बाद नंबर आता है पेंशन भोगियों का, मतलब जो कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं और उनके परिवार वालों का। और हाँ, जो लोग अभी अभी सरकारी नौकरी में आए हैं उनके लिए भी एक बेहतर पे स्ट्रक्चर की शुरुआत होती है। अब ये समझते हैं कि इस फायदे का असल मतलब क्या है। इसका मतलब है कि जो बेसिक सैलरी है वो बढ़ेगी, जो महंगाई भत्ता है उसे बेसिक सैलरी में जोड़ा जा सकता है, और भी कई तरह के अलाउंस हैं वो भी बढ़ने की पूरी संभावना है। जैसा हमने पहले बात की, पेंशन तो बढ़ेगी ही और नए कर्मचारियों को करियर की एक मजबूत शुरुआत मिलेगी। चलिए अब कहानी का दूसरा पहलू देखते हैं और ये समझते हैं कि कैसे यही वेतन आयोग कुछ लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। लेकिन हाँ, एक बात यहां साफ कर दूं, हम किसी की सैलरी कटने की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं इनडायरेक्ट असर की, यानी अप्रत्यक्ष आर्थिक प्रभावों की। ये जो शब्द है ना, अप्रत्यक्ष प्रभाव, इसे समझना बहुत जरूरी है। इसका सीधा सा मतलब है कि वेतन आयोग की वजह से इकोनॉमी में कुछ ऐसे बदलाव आते हैं जो उन लोगों पर भी असर डालते हैं जिन्हें सीधे तौर पर कोई फायदा नहीं मिला। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है महंगाई का बढ़ना। तो ये चुनौतियां आटी किसके सामने हैं? इसमें मुख्य तौर पर दो ग्रुप हैं। पहला, वो लोग जो सरकारी दफ्तरों में ही काम करते हैं लेकिन कॉन्ट्रैक्ट पर हैं या किसी बाहरी कंपनी के जरिए काम कर रहे हैं। और दूसरा ग्रुप है हम सब, यानी आम जनता, जिसे बढ़ती महंगाई का सामना करना पड़ता है। जरा इस स्थिति के बारे में सोचिए। एक ही ऑफिस के अंदर एक परमानेंट कर्मचारी है जिसकी सैलरी बढ़ गई है ताकि वो महंगाई से लड़ सके, और उसी ऑफिस में एक कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाला कर्मचारी है जिसकी सैलरी नहीं बढ़ी, लेकिन उसे भी सब्जी और राशन उसी बाजार से खरीदना है जहां दाम बढ़ चुके हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आर्थिक गैप बना देता है। अब बात करते हैं इसके सबसे बड़े और व्यापक असर की। जब लाखों सरकारी कर्मचारियों की सैलरी एक साथ बढ़ती है तो इसका असर सिर्फ उन तक ही सीमित नहीं रहता। इसका असर पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। और आम जनता के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती सामने आती है वो है महंगाई का खतरा। चलिए देखते हैं कि ये पूरा चक्कर काम कैसे करता है। स्टेप 1, सैलरी बढ़ती है जिससे मार्केट में अचानक से बहुत सारा पैसा आ जाता है। स्टेप 2, जब लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा आता है तो जाहिर है वो खर्च भी ज़्यादा करते हैं जिससे चीज़ों की डिमांड बढ़ जाती है। और स्टेप 3, इकोनॉमिक्स का सीधा सा नियम है, जब डिमांड बढ़ती है और सप्लाई उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ती तो चीज़ों के दाम भी बढ़ जाते हैं। बस इसी को हम महंगाई कहते हैं। तो आखिर में हम पहुंचते कहाँ हैं? हम एक ऐसी सिचुएशन पर पहुंचते हैं जहां एक तरफ कर्मचारियों को सही सैलरी देना जरूरी है, तो वहीं दूसरी तरफ पूरी अर्थव्यवस्था को स्थिर रखना भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन बनाने जैसा काम है। मतलब असली चुनौती सैलरी बढ़ाने में नहीं है। असली चुनौती तो ये है कि उस बढ़ी हुई सैलरी से जो असर पूरी इकोनॉमी पे पड़ता है, जो एक लहर सी उठती है, उसे सही तरीके से मैनेज कैसे किया जाए। और यहीं पर आके ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े सवाल पर छोड़ देता है। कर्मचारियों की भलाई और देश की आर्थिक सेहत, इन दोनों के बीच एक सही संतुलन कैसे बनाया जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमारे पॉलिसी मेकर्स को हमेशा बहुत गहराई से सोचना पड़ता है।